नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन में बात करेंगे, आपके मुद्दे में बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन अभी तक आई भी नहीं, लेकिन वैक्सीन के लुटेरे जरूर सामने आ गए हैं। कुछ चेहरे बेनकाब भी हुए हैं। वैक्सीन के नाम पर ठगी का बड़ा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आया। भोपाल में कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की कई शिकायतें सामने आई है। साइबर ठग कोरोना वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों को शिकार बना रहे हैं। ठगी उनके साथ हो रही है। पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि गैंग पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने अब तक कदम क्या उठाए हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन के नाम पर अगर आपके पास भी कोई फोन आए तो सावधान हो जाइए। हो सकता है वैक्सीन वाले रैकेट के जाल में कहीं आप फंस न जाएं। मध्य प्रदेश में वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन ठग सक्रिय हैं, जो लोगों को फोन करके पेमेंट के लिए पासवर्ड मांग रहे हैं। जी, मेरे पास फ़ोन आया, अननोन नंबर था, तो रिसीव करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको अगर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन चाहिए तो एक नंबर है, उस पर आप फला पैसे दे दीजिए और आपके पास एक OTP आएगा, वो बता दीजिए। इस तरह के फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। अब कोरोना की महामारी चल रही है तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की भी ज़रूरत है। कई लोग शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन मैंने इसके खिलाफ़ साइबर सेल में कंप्लेंट करी है। जी, वो मेरे पास भी कॉल आया था कि आपके पास कोरोना वैक्सीन सबसे पहले अगर चाहिए तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपके नंबर पे एक OTP आएगा, तो उसके माध्यम से आपको पेमेंट होगी। तो उसकी शिकायत मैंने अभी साइबर सेल में की है। वैक्सीन के नाम पर ठगी के कुछ मामले भोपाल से सामने आए हैं। वैक्सीन का रैकेट लोगों को फोन करता है। रैकेट के लोग जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लालच देते हैं। वैक्सीन की बुकिंग के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस की मांग की जाती है। फिर ग्राहक से उसका OTP मांगा जाता है। OTP देते ही ग्राहक के अकाउंट से पैसा साफ हो जाता है। भोपाल साइबर सेल में अभी तक 2-3 कंप्लेंट्स इस तरह की आई हैं, जिसमें कि कोविड वैक्सीन का लालच देके अलग अलग तरीके से हुआ है। एक है कि कोविड वैक्सीन के लिए कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उतना सस्ता आपको वैक्सीन मिलेगा। उसी लालच में, झांसे में आकर लोग उसको कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। OTP के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐप्स भी गूगल ऐप स्टोर पर आ गई हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो तत्काल सबसे पहले जब प्रेफरेंस आएगी, क्योंकि 130 करोड़ जनता है और टीके की संख्या उसके अनुपात में कम है, तो आप अगर जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको जल्दी टीका मिलेगा। तो उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट लोगों की शेयर हो रही है। इस तरह के ये जो धोखाधड़ी के मामले आ रहे हैं और इसमें जांच हमारी साइबर सेल टीम कर रही है। जल्दी हमें सफलता मिलेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह का ऐसा फ्रॉड कॉल आता है वैक्सीन्स को लेके या किसी भी तरह को लेके, तो आपको किसी भी तरह का अपना नंबर शेयर नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी होती है OTP। आपको OTP किसी भी हालत में किसी को भी नहीं देना है। वैक्सीन रैकेट चलाने वाला ये भी बताता है कि देश में 130 करोड़ की आबादी में वैक्सीन लगाने वालों की मारामारी है। इसीलिए अगर जल्दी वैक्सीन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके लिए पहले पेमेंट कराना होगा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से ठगी के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके पास भी किसी तरह से इस तरह का कॉल आता है और कोई आपको कोरोना की वैक्सीन के नाम पर ठगी करना चाहता है, तो आप ऐसे लोगों की शिकायत करें और नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर पूरा विवरण बताएं कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने आपको कॉल किया और किस तरह से वो आपसे आपका OTP मांगता है या फिर किस तरह से आपसे वो ठगी कर रहा है। क्योंकि वैक्सीन अगर जब बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा ही आप तक पहुँचाया जाएगा, ना कि कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुँचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर और अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। बहरहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में उपाध्यक्ष हैं BJP के प्रदेश में विनोद गोटिया जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कांग्रेस की तरफ से योगेश यादव जी भी, आप भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत पटेरिया जी से करेंगे, इसलिए क्योंकि पटेरिया जी, अब बहुत पुरानी कहावत है, आप भी हमेशा कुछ कुछ कहावतें सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। वो कहते हैं कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। लेकिन ये लुटेरे अगर राजधानी में बैठे हुए हैं और आपदा में अगर अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा और सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है। सरकार के पक्ष में भी ज़रूर बात कीजिएगा कि सरकार क्या कर रही है। अगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही नकली प्लाज्मा किसी को चढ़ा दिया जाए और उसकी मौत हो जाए और वैक्सीन आने से पहले इस तरह से ठगी लोगों के साथ हो जाए तो
बख्शू साहब, मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले एक इमरजेंसी हेल्पलाइन हमें तैयार करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है कोरोना के नाम पर तो वो इमीडिएट रिपोर्ट हो। सबसे बड़ी बात है कि आज जो एंड्रॉयड फोन में ज़्यादातर कॉल रिकॉर्डिंग होती है, अगर तत्काल वो रिपोर्ट हो जाता है तो विद इन कपल ऑफ मिनट्स उस फोन उस नंबर को ब्लॉक करने के लिए सरकार कार्रवाई करा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जामताड़ा मॉडल के ऊपर बहुत से फोन लगातार आते रहते हैं। दिन भर मेरे पास फोन आते हैं, आप शिकायत करिएगा, उनको ब्लॉक कराने की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि होना चाहिए एक सेंट्रलाइज सिम कार्ड ब्लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिस तरह अमेरिका में होता है। अगर आपने फ्रॉड का कॉल आता है तो आप उनकी रिकॉर्डिंग दें, वो तत्काल उसको सोशल सिक्योरिटी विभाग के लोग उनको तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। सबसे बड़ी बात है इमीडिएटली अगर ब्लॉक करने की हो तो एक बार आदमी धोखा करेगा, फिर दोबारा सिम कहां से लाएगा तो फिर पकड़ा जाएगा। मुझे लगता है इसका कोई माकूल अभी सिस्टम हमारे पास डेवलप नहीं। हम शिकायत कर देते हैं और जब हम इंतजार करते हैं कोई धोखाधड़ी हो जाए। मुझे लगता है धोखाधड़ी होने के पहले उसे रोकने के लिए कोई ना कोई एक मॉनिटरिंग, एक रिस्पॉन्स सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार काम तो कर रही है, सरकार पे हम बहुत ज़्यादा इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे नकली प्लाज्मा का ग्वालियर में मामला आया, सरकार ने बहुत तेजी के साथ काम किया। मुझे लगता है तब बहुत अच्छा तब होता जब ये सिंडिकेट ऑपरेट करने के पहले ही पकड़ा जाता। अगर अपराध होता है, गड़बड़ी होती है, घोटाला होता है, फिर लोग पकड़े जाते हैं तो ये सामान्य बात है। लेकिन अपराध की तैयारी करते हुए ये हीनियस क्राइम है, इसको लेके कल मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसमें कहा गया है नकली प्लाज्मा अगर कोई देता हुआ बेचता हुआ पाया जाएगा या नकली कोरोना वैक्सीन अगर कोई सप्लाई करेगा तो उसे अजन्म कारावास होगा। मुझे लगता है एक कदम ये आगे बढ़ने की कोशिश है कि कोई फ्रॉड, कोई गड़बड़ी, कोई धोखाधड़ी ना हो। जिस तरह के जो लोग फोन कर रहे हैं उन्हीं को रोकने की कोशिश है। अब सबसे बड़ी बात है कि 2-4 लोगों को बेहंडा बार करके उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करवा दिया जाए तो मुझे लगता है चीजें नियंत्रित हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है शिकायत होना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, एक सिम कार्ड इशू होता है, किसी एक आईडी के ऊपर इशू हुआ, कहीं ना कहीं से इशू हुआ होगा। मुझे लगता है इसमें क्विक रिस्पॉन्ड, जीरो टॉलरेंस के हिसाब से अगर हो तो चीजें ठीक हो सकती हैं। जी पटेला जी प्लीज हमारे साथ बनेगा। डॉक्टर पंडित, एक तरफ ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के मामले का सामने आना और लगातार उसको लेकर एक अलग तरह की अफरा तफरी मच रही है। ऐसी अफरा तफरी में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। वैक्सीन एक नई उम्मीद तो दिखा रही है, लेकिन इस वैक्सीन के आने से पहले ही वैक्सीन के नाम पर ठगी का हो जाना, तो इस पर प्लीज़ एक रिस्पांस आप ज़रूर कीजिए। इन सबके बीच अहम मेरा सवाल आपसे ये है, एक मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर, कि हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम अगर मध्य प्रदेश को ही मॉडल के तौर पर लें, हम कहाँ खड़े हैं इस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में? संसाधन हमारे पास कितने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि गाँवों की हालत और शहरों की भी सरकारी अस्पतालों की हालत हमसे छिपी नहीं है। देखिए, इस बारे में जो आपके प्रश्न हैं मकसूद जी, मैं उस पर क्रमवार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली जो चीज़ है कि नया जो स्ट्रेन इसका जो कोरोना वायरस का हाल ही में जानकारी में आ रहा है, और कुछ देशों में जैसा आपने उल्लेखित किया, उन देशों में इसका जो है नया जो स्वरूप और नया जो पैटर्न है वो मिला है जी। परंतु अभी इस पर कुछ भी कहना, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। देखिए, इसमें जो है ये बात तो पक्की है कि ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जो है वो अपना स्वरूप जो है तेजी से बदलता है जी। पर अब ये कितना घातक होगा, इसकी जो है वो प्रसार शक्ति कितनी रहेगी, ये सब बातों पर अभी जो है हायर लेवल पर, काफी उच्च स्तर पर डॉक्टर से वैज्ञानिक वो लोग स्टडी कर रहे हैं जी। अभी पूरे देश में इस तरह के जो है कुछ मामले पकड़ में भी आए, उनका भी अध्ययन हो रहा है। और प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि ये जो स्ट्रेन है, स्वरूप इसका चेंज तो हुआ है, परंतु शायद वो उतना घातक न निकले। तो अभी इस बारे में जो है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए वेट करें। ये जो वायरस रहता है, इसकी प्रकृति रहती है, ये अपना स्वरूप बदलता है। हम इसके पूर्व में भी जो वायरस अटैक हुए हैं, जैसे कि जो है H1N1 का इन्फेक्शन 2006-07, उसके बाद जो है वो उसका वैक्सीन भी बन गया। वैक्सीन बनने के बाद उसने अपना स्वरूप बदल लिया, वो उतना घातक नहीं रहा और फेटल नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य ये तो इसकी तासीर है, ये इसका नेचर है, ये इसकी टेंडेंसी है कि वो अपना स्वरूप बदलता है। परंतु अब वो कितना घातक होगा, उसका स्वरूप किस रूप में आएगा, ये सब चीजें अभी कहना थोड़ा सा और अपने को धैर्य रखना पड़ेगा। नंबर 2, वैक्सीन के संदर्भ में जो बात कही गई कि वैक्सीन जो है वो आया है,
अभी आने वाला है, कहीं उस पर अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उस बारे में भी जो है लोगों को धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। देखिए, शासन इसके लिए निश्चित रूप से जवाबदार है और शासन ने स्टेट लेवल पर जो अपना क्राइसिस मैनेजमेंट रूम बना रखा है, ये कंट्रोल रूम बना रखे हैं, वहाँ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उसको ज्यादा सक्रिय करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं हो कि केवल कागजों पर सीमित रहे और जो है वो केवल एक नाम भर के लिए काम करे। वहाँ हमको 24/7 सेवाएं देना पड़ेगी, लोगों की शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। तो लोगों से भी, ये जनता से भी अपील है कि धैर्य रखें। नंबर 3 जो आपका नंबर 3 पर अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा माफी चाहूंगा डॉक्टर पंडित, फिर आपके पास लौटेंगे। अब जरा पॉलिटिकल इस पर थोड़ी बात हो जाए। विनोद गोटिया जी, आप बताइए, सरकार ने कल ही कैबिनेट में एक नए विधेयक को मंजूरी सजा को और सख्त करने को लेकर सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है, काबिल तारीफ है ये। लेकिन इन सब के बावजूद देश भर में अगर कहीं किसी की नजरें पड़ी तो नकली प्लाज्मा के मामले में ग्वालियर पर पड़ी, और अब वैक्सीन आने से पहले ही ठगी के मामले में राजधानी भोपाल की किरकिरी हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है प्रदेश में? देखिए, सरकार अपनी गति से काम करती है, और जैसे आपने देखा कि ग्वालियर का मामला सामने आया जी, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया। इतनी तेज गति के साथ कोई सरकार कानून में संशोधन नहीं करती जितनी तेज गति के साथ एक मामला प्रकाश में आते ही कानून में संशोधन कर दिया गया। अब आप जानते हैं कि आजकल आईटी का युग है जी, और जिस तेजी के साथ पैसे के प्रति समाज के भीतर एक लालच खड़ा हो रहा है, ये विकृति है जिसको आप कहेंगे। तो जो लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं वो पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, और इसलिए सरकार का एक बहुत मजबूत ढांचा प्रत्येक जिले में है। पुलिस का साइबर सेल है, हर जगह इस बात की व्यवस्था है। अगर किसी आदमी के साथ ऐसा होता है तो तुरंत अगर आप साइबर सेल में जाएंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन व्यक्ति इस तरह का, और करना चाहिए लोगों ने। मैं तो ऐसा कहता हूं कि थोड़ा सा सावधानी ये रखना चाहिए कि जब पूरी दुनिया उस वैक्सीन के पीछे पड़ी हुई है और सबको पता है, दिन रात आपके चैनल, सब चैनल, सारे अखबार, सारे जानकार लोग उस पर अपनी अच्छे से अच्छी जानकारी आप लोगों के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आप लोग समय आने पे वो कार्यक्रम दिखा रहे हैं और गांव-गांव तक ये बात पहुंच रही है कि वैक्सीन नहीं बनी है। तो जो लोग मास्क लगाने में पीछे रहते हैं वो इतनी जल्दी में क्यों हैं कि वैक्सीन उनको मिल जाए? थोड़ा धैर्य रखें। थोड़ा सरकार इस काम को कर रही है और जिस दिन उचित समय आएगा बिना किसी तकलीफ के प्रत्येक वो रजिस्ट्रेशन को लेकर जी मैं समझ सकता हूं ना, फ्रॉड करने वाले लोग डाल है तो सरकार पात है। और ये गवर्नमेंट की प्रोसेस नहीं है। गवर्नमेंट ने कहीं नहीं कहा कि रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए। गवर्नमेंट ने तो कहा कि अभी आ रही है वैक्सीन, कैसे नीचे तक पहुंचेगी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उनने बना के रखा, वो भी अभी जनरलाइज नहीं किया है। आपको बताया गया होगा, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि उसका प्रोसेस क्या है, कैसे नीचे तक उतारेंगे। उनने अपनी तैयारी पूरी करके रखी है, सरकारों ने, ये बात सही है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोग इतना धैर्य रखें, संयम रखें और ऐसी किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें। लेकिन लोग फोन कॉल पे बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अपील है आपकी तरफ से और हम भी यही लगातार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की अफवाहों में आप ना उलझे, ना उस पर ध्यान ना दें, खुद ज्यादा सतर्क रहे, सावधान रहे। लेकिन योगेश यादव जी, जरा बताइए, ये ग्वालियर के बाद अब भोपाल में जो मामले सामने आए हैं, लोग जागरूक हैं और लोगों की जागरूकता की वजह से ही मामला पुलिस के पास पहुंचा भी। इस सब के बीच में सिस्टम कहां खड़ा है, सरकार कहां खड़ी है, और सिस्टम और सरकार के बीच में जिन लोगों के साथ ठगी हो रही है या फिर आने वाले वक्त में उन्हें किस तरह की राहत या रियायत मिल पाए, क्या कोई आदमी फंसा हुआ तो नहीं है? आपदा में लोग तो अपने अपने हिसाब से अवसर तलाश रहे हैं। देखिए मकसूद जी, ये जो मैटर है कोरोना के संदर्भ में, ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इसमें भारत के नागरिक या मध्य प्रदेश के नागरिक का इमोशनली ब्लैकमेलिंग होना स्वाभाविक है।
इस मामले में अवेयरनेस हमारे राज्य शासन की पूरी जवाबदारी राज्य शासन की बनती है। एक्चुअली क्या है, व्यक्ति को अभी कंफ्यूज है। हम अखबारों में रोजाना पढ़ रहे हैं वैक्सीन के इतने डोज बन चुके हैं, इतने बन रहे हैं, इतना स्पुतनिक आ रहा है। ये सब जो भ्रम की स्थितियां हैं, इसका मूल कारण है कि केंद्र सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से इस संदर्भ में कोई भी स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं किया जाना। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का शासन, और कांग्रेस की तरफ से यह मांग है कि मध्य प्रदेश का शासन यदि इस मैटर को संवेदनशील स्तर पर समझता है और लोगों की जो एक असीम भावुकता है इस संदर्भ में, वो चाहते हैं कि हमारे अपने की जान ना जाए, हमारी स्वयं की जान ना जाए, तो इसको अधिसूचना जारी की जानी चाहिए कि हमारा गवर्नमेंट का प्रोग्राम यही है। हम क्रमबद्ध तरीके से वैक्सीन के लिए जो डोज का हमारा नियम रहेगा वो इस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में ऐसे फ्रॉड करने वालों को मौका इसलिए ज़्यादा दिखता है, यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा इसलिए नजर आती कि मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था ढुलमुल व्यवस्था है। आटा कांड में मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान नकली आटा कांड हम भुगत चुके हैं। पीवी किट में नकलीपन हमने देखा है, जिससे हजारों मौतें हुई हैं। कोरोना के दौरान भी जो मौतों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से मध्य प्रदेश शासन की तरफ से लिया नहीं गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबारों में छपा था और निरंतर छपता हुआ आ रहा है। टीवी चैनल में बोला गया कि मध्य प्रदेश शासन कभी भी कोरोना मैटर पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं रही है। मेरा कथन यह है कि मध्य प्रदेश शासन को अपना कैलेंडर जारी करना चाहिए और बता देना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से इस दौरान इतने डोज प्राप्त होंगे। प्रथम प्राथमिकता में हम ऐसे जाएंगे कि जैसे जैसे हम अखबारों में पढ़ रहे हैं आने वाली प्लानिंग या ब्लूप्रिंट की आप बात कर रहे हैं कि पहला सवालों के जवाब तो पिछले दिनों आईसीएमआर ने दिए ना, करीब 15 ऐसे सवालों के जवाब दिए आईसीएमआर ने, ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। क्योंकि लोग, भाई ये कोरोना ऐसा मामला है ना कि इससे पहले किसी को कुछ पता तो था नहीं, और अभी वैक्सीन को लेकर भी अभी एक उम्मीद है कि आखिर हफ्ते में आ सकती है और उसके बाद जनवरी से वो हो जाए। प्रधानमंत्री भी तो लगातार अलग अलग सीएम के साथ, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर ही रहे हैं ना। देखिए, ये बातें हमें जिस माध्यम से प्राप्त हो रही है वो आप हैं या अखबार है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से कैलेंडर जारी किया जाए, अधिसूचना जाहिर की जाए। अब आप अपने जय घोष के बहुत सारे विज्ञापन आते हैं जनसंपर्क विभाग की तरफ से, तो एक जनसंपर्क विभाग की तरफ से आप ये अधिसूचना जारी नहीं कर सकते कि साहब आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, हमने कोई ऐसी कोई लाइन तय नहीं की है, जो भी होगा वो सूचनाओं को हम प्रकाशित करेंगे। कलेक्टर लेवल पर भी ये किया जा सकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का भोला भाला व्यक्ति जिसके पास, अब आपने भोपाल को तो ट्रेस कर लिया साहब, आप ये क्यों कल्पना नहीं करते कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस तरीके के फोन जा रहे होंगे और कितने लोग इस ठगी का शिकार हो गए होंगे। ये तो वो वानगी है कि जिसको हमने ट्रेस कर लिया है। तो इस मैटर को हम ये कहें कि थाने में हमने कंप्लेन कर दी या थाने की तरफ से सचेतना जाहिर हो जाएगी और उसके बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तार। जी, गोटिया जी से इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर पटेल जी से बात करेंगे। इस मामले को लेकर व्यापक दृष्टिकोण हो, एक हमारा विजन होना चाहिए। जैसे कि आपने ग्वालियर के बारे में कहा कि एक एग्जांपल, जब ग्वालियर में इस तरह का मामला सामने आया नकली प्लाज्मा का, तो सरकार और ज्यादा सतर्क हुई और उसने कानून में ही और मजबूती ला दी, उसमें थोड़ा और कठोर उसे कर दिया। इसके बाद एक जरूरत है लोगों को अवेयर करने के लिए भी कोई प्रोग्राम किया जाए, या फिर जैसा कि बात आगे आने वाले कल में जो सरकार के कदम हो सकते हैं उसके बारे में दी जाए जानकारी। मेरा इसमें कहना ऐसा है, मैं थोड़ा सा इसमें राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यादव जी से इत्तेफाक नहीं रखता इस मामले में। यादव जी ने कहा कि अखबारों में जो छपता है, टीवी में जो दिखाया जाता है, उसी से हमको पता चलता है और भ्रम फैल रहा है। तो क्या अखबार और टीवी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? जब सरकार कह रही कि वैक्सीन अभी बना नहीं है, वैक्सीन आएगा तब सरकार उसको ओपन करेगी चीज़ों को, और सरकार जवाबदारी के साथ चीज़ों को जनता के सामने लाएगी। जितनी चिंता इनकी है, जितनी चिंता इनकी है उससे ज़्यादा चिंता सरकार की है, और इसलिए वो लोग सरकार में बैठे हैं, सरकार को चला रहे हैं, काबिल अधिकारी बैठे हैं, काबिल नेता बैठे हैं। जो आपका कहना है कि आज जब वैक्सीन आने लगेगी तब सरकार अपनी योजना क्या है उसको नीचे तक उतारेगी, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, जनता में किसको पहले मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी, इसके ऊपर भी उनकी प्राथमिकताएं क्या है। डॉक्टर्स पहले पाएंगे, वैज्ञानिक पहले पाएंगे, नर्सिंग स्टाफ को पहले मिलेगा, बच्चों को पहले मिलेगा या बड़ों को, किसको उसकी आवश्यकता है। तो वो सरकार ने कुछ उसके मापदंड तय किए होंगे, उसके मापदंड तय किए हैं सरकार ने, उसके बारे में डिटेलिंग पहले दी जा चुकी है। सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, और इसलिए आज
ठीक, गोटिया जी प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। आगे एक कमेंट आपसे बार लेंगे। बार सरकार की एजेंसियों के माध्यम से ये विषय आ रहा है। जी पटेरिया जी, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, और इन सब के बीच में अगर किसी के साथ ठगी हो रही है या फिर नकली प्लाज्मा की वजह से किसी की जान जा रही है, तो अकाउंटेबिलिटी एक तो तय करनी होगी, दूसरा सिस्टम कैसे बनेगा या उस सिस्टम की लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी? बक्सू साहब, सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा और सूचना। दो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जागृत कर देती हैं। अगर लोगों को अभी से जागृत करना प्रारंभ कर दिया जाए कि कोरोना वैक्सीन एक सरकारी तंत्र के तहत मिलेगी, इसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बांट सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है। दूसरा, ये लोगों को बताया जाए ठीक तरीके से कि इसके लिए कोई फीस आपको नहीं देना है, नंबर 2। नंबर 3, अगर आपके साथ धोखा होता है तो आप इस फला नंबर के ऊपर फोन करें और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। मुझे लगता है लोगों तक ये बात नीचे तक, हमारे पास तमाम माध्यम है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास वेब मीडिया है, हमारे पास प्रिंट मीडिया है। आज मध्य प्रदेश में जितने मोबाइल फोन हैं, मुझे लगता है कि अगर मध्य प्रदेश की आबादी 7.5 करोड़ है तो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ मोबाइल ऐसे हैं जो स्मार्टफोन की कैटेगरी में आते हैं। हर परिवार में 1-2 फोन है। और आज टीवी से ज्यादा मोबाइल के जरिए वेब क्लिपिंग्स को देखा जाता है, इंफॉर्मेशन को देखा जाता है। ई पेपर इसलिए लोकप्रिय हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ आगे आना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, कब से होगा, जब होगा तब हम आपको बताएंगे। मुझे लगता है अगर एक बार लोगों को आप एजुकेट कर दें तो लोग ठगने से बच जाएंगे। जिस तरह ग्वालियर में प्लाज्मा का मामला हुआ, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो राइट चैनल है, जो ऑफिशियल चैनल है, उससे चीजें मिलती नहीं है, इसलिए लोग एक अल्टरनेटिव चैनल को यूज करते हैं। तो सरकार को सबसे पहले बताना होगा कि चीजें आपको सही चैनल से इस तरह मिलेगी, और अगर गड़बड़ी होती है तो इस नंबर पर आप सूचित करिएगा। बेशक, क्योंकि जहां भी, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो, जो देश जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है रशिया से लेकर, तो डॉक्टर पंडित, वहां पर तो जो पहली प्रायोरिटी रखी गई है वो हेल्थ वर्कर्स के लिए रखी गई है। तमाम डॉक्टर्स हो या फिर सपोर्ट मेडिकल स्टाफ हो, तो प्रायोरिटी में तो वही रखे गए। तो WHO की जो गाइडलाइंस है, अगर उसे भी हम देखें तो वो इसी तरह की गाइडलाइंस इस भारत में भी, देश में भी लागू होगी, देश में लागू होगी, वही मध्य प्रदेश में भी होगी। लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पंडित। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ का कैसा है? एक सेट टेम्परेचर पर -10 या 20, या अगर फाइजर या दूसरी वैक्सीन को लेकर हम बात करें वो तो -60 डिग्री तक या -40 डिग्री पर उसको रखना पड़ता है। तो इन संसाधनों में ये कितनी बड़ी चुनौती होगी वैक्सीन को वहाँ पर स्टोर करना और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन? डॉक्टर पंडित प्लीज। देखिए, इस संबंध में मैं ये कहूँ, एक बहुत ही सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ प्रदेश में, पूरे देश में बना हुआ है। हम देश के हर जिले में जो है, पूर्व से जो हमारा एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत सारी गाइडलाइन प्रोटोकॉल्स निर्धारित हैं और स्वास्थ्य विभाग के सारे जो है अधिकारियों तक उसकी जानकारी है। देखिए, ये कोई वैक्सीन पहली बार नहीं आ रहा है। हमने अन्य बीमारियों को भी काबू में लिया है और कंट्रोल किया है वैक्सीन के आधार पर ही। इसके पहले जो है काफी जाना पहचाना जो प्रोग्राम रहा, पोलियो उन्मूलन, उसका भी पूरी दुनिया में हमारी तारीफ माइनस जो है वो 10 डिग्री या जो है उसके आसपास के जो है तापक्रम पे रखते थे। तो हमारे पास जो है ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकल पॉइंट हमारे गांव में बने हुए हैं, वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था है। ये डी फ्रीजर या ILR इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर रहते हैं, ये सारे जो हैं वो जिलों में उपलब्ध कराए गए और जो है नीचे गांव लेवल तक भी उपलब्ध कराए गए। कोरोना के संकट के समय इसकी फिर पूर्ति जो है की जा रही है। हर चीज को जो है जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड कलेक्टर ये लोग मॉनिटर करके जो है कहाँ वैक्सीन कैसे पहुंचाएंगे और उसको सुरक्षित रखना। सुरक्षित मतलब जो निश्चित तापक्रम है उस पर बनाए रखना ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसकी पोटेंसी खत्म नहीं हो। तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य विभाग के लिए या हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कोई नई चीज नहीं है। तो इस तरह से ये पोलियो इरिडिकेशन हो, चाहे अन्य बीमारियों का टीकाकरण होता है, उसमें हमारे पास पूरा एक सेट स्ट्रक्चर है। उस सेट स्ट्रक्चर को उपयोग करेंगे। नए संसाधन भी राज्य शासन और भारत शासन के द्वारा जुटाए जा रहे हैं। जिलों में वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। और इसके अलावा एक रहेगा ट्रेनिंग पार्ट। तो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता या जो वैक्सीनेटर है, जो टीका लगाएगा, उसको भी ये सारी ट्रेनिंग जो है दी जा चुकी है। पुनः एक बार उसको जो है रीओरिएंटेशन किया जाएगा, उन ट्रेनिंग्स को फिर से दोहराया जाएगा और उन लोगों को
सशक्त बनाया जाएगा। इसके साथ साथ कोई एडवर्स रिएक्शन है उसको नोट डाउन करने के लिए और उसका जो क्राइसिस मैनेजमेंट रहेगा, इसके संबंध भी स्टैंड बाय व्यवस्था जो है राज्य शासन स्तर पर की जा रही है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जो है विभाग के लिए कोई नई नहीं ऐसा नहीं है, परंतु ठीक है, ये कोरोना इसको महामारी जो जरूर सुदृढ़ नहीं करना है। पड़ेगा। ठीक है लोगों डॉक्टर को पंडित, एक train फाइनल करना पड़ेगा। कमेंट योगेश यादव जी से ले लेते हैं, चूंकि आपसे वो सवाल छूट गया। योगेश यादव जी, फाइनल कमेंट आपके लिए, एक मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या आप चाहते हैं सरकार से सिस्टम के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विनोद गोटिया जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैंने कोई न कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने या प्रिंट मीडिया ने भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। आप लोगों ने अपने दायित्व को अच्छी तरीके से निभा तो राज्य शासन की ओर से नहीं किया जा रहा। मेरे को इस आरोप लगाने में कोई भी वो गुरेज नहीं है कि मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं कि अभी तक की राज्य शासन की भूमिकाएं क्या रही। आज भी डॉक्टर पंडित यहां पर बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीज जाने से भयभीत रहा है, डरा है और उसने अपने आंखों के सामने मौत देखी। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा सीधा आरोप है, व्यक्ति यदि गया है तो लुट कर आया है। इस तरीके से ये मध्य प्रदेश शासन की अकाउंटेबिलिटी जीरो रही है। मध्य प्रदेश शासन गंभीर नहीं रहा। डॉक्टर पंडित अच्छी तरह जानते हैं पोलियो के बारे में, चेचक के बारे में। जब हम छोटे हुआ करते थे तो दीवारों पर लिखा जाता था, सब जगह राज्य शासन की सूचनाएं जाहिर होती थी। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और संचार के इतने सारे माध्यम हो गए, सोशल मीडिया हो गया, आप प्रचार करें, आप अपना कैलेंडर जारी करें, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा योगेश जी। लेकिन आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पंडित, विनोद गोटिया जी, योगेश यादव जी, बहुत शुक्रिया। पटेरिया जी हमारे साथ बने रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।